औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 में स्टार्ट कर लेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ सैल्यूट्स। वैसे लेक्चर का ये नंबर जो है ये हमारे वैसे तसलसल से आ रहे हैं। ऑनवर्ड मेरे आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 8 से, तो उधर से ये नंबर इस तरह आ रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 14 चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शन, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ सैल्यूट। ट्रांसलोकेशन ऑफ सैल्यूट्स। ट्रांसलोकेशन ऑफ सैल्यूट्स जो है, जिस तरह कल हमने ट्रांसलोकेशन उधर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हमने डिस्कस किया था, तो जिस तरह हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को डिस्कस किया, इसी तरह ट्रांसलोकेशन ऑफ सैल्यूट भी है कि प्लांट बॉडी में सैल्यूट कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं और फिर किस तरह ये ट्रांसलोकेट होते हैं और किधर ट्रांसलोकेट होता है। तो ये चीज़ याद रख लें कि इन प्लांट बॉडी द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, सैल्यूट्स का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक फूड। अकर बिटवीन सोर्स या अकर बिटवीन, इस तरह MCQ फॉर्म में लिख ले, अकर बिटवीन डैश एंड डैश। तो डैश एंड डैश का आंसर मैं बता रहा हूं। Best option is source and sink. What is sink and what is source? Organ of the plant in which food is synthesized. Organ of plant in which food synthesis occur. Synthesis occur is, इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ये खाली जगह मैं फिल कर रहा हूं, इसमें है सोर्स। तो अगर आप लोग किस तरह क्वेश्चन फिर आ गए, विच वन इज सोर्स, विच वन इज सोर्स इन प्लांट, MCQ है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? लीव्स। लेकिन शर्त है कि ग्रीन लीव्स, मतलब येलो लीव्स या किसी और लीव्स तो मतलब वो नहीं हो सकता। ग्रीन लीव्स इज सोर्स। तो मतलब द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड अकर बिटवीन डैश एंड डैश, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? सोर्स एंड सिंक। ऑर्गन ऑफ प्लांट इन विच फूड साइंथिसिस अकर इज, यानी प्लांट का वो ऑर्गन जिस पे फूड साइंथिसिस होता है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है सोर्स। उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स। फिर आप लोगों को याद होना चाहिए कि सोर्स क्या चीज़ है प्लांट बॉडी में, जहां पे खुराक बनता है, साइंथिसिस होता है। विच वन इज सोर्स इन प्लांट, यानी द ऑर्गन ऑफ द प्लांट इन विच फूड मटेरियल इज सिंथेसाइज्ड बाय फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज नोन एज सोर्स, एंड द एग्जांपल ऑफ द सोर्स इज ग्रीन लीव्स। इज इट क्लियर? और सिंक जो होता है, सिंक प्लांट बॉडी का वो हिस्सा होता है, वो पार्ट्स हैं, वो हिस्से हैं जहां पे खुराक स्टोर्ड होता है या यूज्ड होता है, दैट इज नोन एज व्हाट? सिंक। Organ of the plant in which food material is stored is known as what? Sink. What are the example of sink? Which one is sink? आंसर मैं देता हूं, राइजोम, ट्यूबर, कॉम, बस एक ही ऑप्शन में लिख रहा हूं, रूट, फ्रूट, सीड। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। यानी वो ऑर्गन जहां पे खुराक स्टोर्ड होता है, दैट इज नोन एज व्हाट? सिंक। और एग्जांपल ऑफ सिंक इज अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम, स्टेम ट्यूबर, ट्यूबर अलहदा है, कोम अलहदा। ट्यूबर मीन आलू, स्टेम ट्यूबर, और कोम कचालू कहते हैं। रूट है, फ्रूट हैं और सीड है, इसमें खुराक स्टोर होता है।
अब क्वेश्चन हमारे ये कि ट्रांसलोकेशन की तरफ आते हैं, किस तरह ट्रांसलोकेशन होगा। पाथवे ऑफ ट्रांसलोकेशन कौन सा है? पाथवे ऑफ ट्रांसलोकेशन इज, तो इजी क्वेश्चन है, फ्लोएम। फ्लोएम इज द पाथवे ऑफ ट्रांसलोकेशन, और इसको एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया थ्रू द यूज ऑफ एफिड्स। एफिड्स इज अ प्लांट लाइसिस या एफिड्स, APHIDS, एफिड्स। एफिड्स को हम कहते हैं फ्लोएम फीडर इंसेक्ट्स, या इसको दूसरा नाम कहते हैं लाइसिस, प्लांट लाइसिस, प्लांट के जुए। मीन ये एफिड्स जो हैं ये फ्लोएम फीडर है, ये फ्लोएम इट सक फूड मटेरियल फ्रॉम द फ्लोएम। इसका एक मॉडिफाइड माउथ पार्ट होता है, उसका नाम क्या है? स्टाइलेट। इसमें एक मॉडिफाइड माउथ पार्ट है, उसका नाम क्या है? स्टाइलेट। जब ये फ्लोएम हर्बेशियस प्लांट के फ्लोएम से खुराक लेता है तो ये अपना स्टाइलेट इस फ्लोएम के अंदर इंसर्ट करता है, एंड इट सक जूसेस सोल्यूशन की शक्ल में फ्लोएम के अंदर खुराक होता है, ये सक करता है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये प्लांट लाइसिस जो है एपिड्स को एक हर्बेशियस प्लांट के फ्लोएम पे अलाउ किया, तो इसने अपना स्टाइलेट इंसर्ट किया उसके फ्लोएम में, फ्लोएम के सीव ट्यूब में। उस टाइम तो किसी को पता नहीं था कि ये मतलब वो है कि मतलब फ्लोएम में खुराक डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब इसने फूड सक किया स्टाइलेट के जरिए, फिर इन लोगों ने इसका स्टाइलेट को काट लिया। कटेड स्टाइलेट से जो एब्जॉर्ब शुद्ध उसके बॉडी में जो जूस चले गए थे वो ओजिंग होना शुरू हो गया। तो उसने फिर किया साइंटिस्ट ने फिर कटेड स्टाइलेट से माइक्रोपिपेट में वो जूसेस कलेक्ट किया, और जब उसका लैब में केमिकल एनालिसिस किया, अपॉन केमिकल एनालिसिस उसमें 90% सुक्रोज था। तो फिर उन लोगों को ये पता चला कि ग्लूकोज तो सिंथेसाइज होता है प्लांट बॉडी के लीव्स में, फिर ये ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं सक्रोज में, और फिर यही सक्रोज फ्लोएम के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ये फ्लोएम फीडर इंसेक्ट था, और उसने जो फ्लोएम से जो जूस सक किया उसमें मेजॉरिटी 90% क्या चीज़ था? सक्रोज था। हिंस प्रूव्ड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड द प्लांट बॉडी अकर थ्रू फ्लोएम, लेकिन किसके दरमियान? बिटवीन सोर्स एंड सिंक। तो अगर ये खैर बुक में ये चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के एमसीक्यूज में आ गया, how it is confirmed that the translocation of solute occur through phloem. How it is confirmed that the translocation of solutes occur through phloem? It is confirmed through the use of dash. It is confirmed through the use of dash. तो dash पे क्या? Aphids. Aphids लिखा होगा, या phloem feeder insect लिखा होगा, या plant lice लिखा होगा, lice LIC, plant के जुए। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है, इनमें से जो भी आ जाए तो वो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। मैकेनिज्म, ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म किस तरह होता है? तो इसके लिए एक फोर्स है ट्रांसलोकेशन ऑफ मैकेनिज्म के लिए, वो ये है, ट्रांसलोकेशन ऑफ मैकेनिज्म अकर थ्रू प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। और ये प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म जो है, इट इज एक्सप्लेन बाय जर्मन बॉटनिस्ट एर्नेस्ट मंच, so also named as Munch hypothesis. Listen please. ट्रांसलोकेशन एब्सोल्यूट सोर्स और सिंक के दरमियान होता है। सोर्स ग्रीन लीव्स है, सिंक अंडरग्राउंड पार्ट है, मेजॉरिटी जहां पे खुराक स्टोर होता है। और फिर इसका पाथवे ऑफ ट्रांसलोकेशन फ्लोएम है, विच इज कंफर्म थ्रू द यूज ऑफ एफिड्स, प्लांट लाइसिस। फिर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, यानी ये किसके जरिए होता है, यानी फ्लोएम में ये खुराक जिस तरह
जाइलम में वाटर ऊपर किस तरह जाता था, ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से। लेकिन फ्लोएम में ये खुराक, अगर आप लोग कहते हैं ये मेरा हाथ कंसिडर करिए, ये लीव्स है और इसमें फ्लोएम है, तो आप लोग कहें कि बस नीचे खुराक आएगा ना। तो अगर ये लीव्स इधर है, एक लीव्स इधर है नीचे, ये भी एक लीव्स है, तो इस लीव से ऊपर भी खुराक जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इन ऑल डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि फ्लोएम में ये खुराक का डिस्ट्रीब्यूशन किसकी वजह से होता है, व्हाट आर द नेम ऑफ दैट फोर्स। तो उस फोर्स का नाम है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, प्रेशर की वजह से जाता है। और ये एक्सप्लेन किया था एर्नेस्ट मंच, एक जर्मन बॉटनिस्ट था, तो उसने एक एक्सप्लेन किया ई मंच हाइपोथेसिस, इसको कहते हैं मंच हाइपोथेसिस या ई मंच हाइपोथेसिस। क्लियर? ये डायग्रामेटिकली मैं समझा रहा हूं, ये इस तरह चक्कर है। कंसीडर दिस इज अ ब्रांच, ये ब्रांच है, और ये लीफ है। अब इस लीफ में ये मेसोफिल सेल है, और इधर फ्लोएम के ब्रांचेस भी आए हैं। किसके ब्रांचेस? फ्लोएम के पार्ट्स भी आए हैं। यहां भी मेसोफिल सेल में जब खुराक बन जाता है, इसी मिडरब में जाइलम के ब्रांचेस, जाइलम के ब्रांच से पानी लेकर ये डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। डाइल्यूट सोल्यूशन की वजह से मेसोफिल सेल में प्रेशर ज्यादा होगा। जब प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर की वजह से सल्यूट कंपेनियन सेल को एंटर होगा, कंपेनियन सेल से फिर सीव ट्यूब को एंटर होगा, और इस तरह ये करते करते नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, लेटरली, मतलब इन ऑल डायरेक्शन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल, इधर मैं आप लोगों को एक और डायग्राम भी ड्रा करता हूं, कंसिडर कर ले। ये आप लोगों के साथ ये सीव ट्यूब है, कंसिडर कर ले। दिस इज सीव ट्यूब, दिस इज सीव ट्यूब। ये इसका वो परपोरेटेड एरिया है जिसको आप लोग कहते हैं सीव प्लेट। क्या कहेंगे इसको? सीव प्लेट। और इस वजह से इसका नाम है सीव ट्यूब, यानी इसमें परपोरेशन है। और ये पेट्स है। यहां पे कंपेनियन सेल है। कौन सा सेल है? और कंपेनियन सेल और ये सीव ट्यूब आपस में टच है बाय मींस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। कल ये मैंने डिस्कशन किया था। ये सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब, ये कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल्स। ये मेसोफिल सेल है। कौन सा सेल है ये? मेसोफिल सेल। दिस इज मेसोफिल सेल। जब इस मेसोफिल सेल में खुराक बन गया, हमेशा के लिए ये चीज याद रख ले। अगर आप लोगों के एक एमसीक्यूज, जनरलाइज एमसीक्यूज आ जाए, ये एमसीक्यूज अक्सर मैं चैप्टर 2 में देता हूं। द डिस्ट्रीब्यूशन, द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इनसाइड द प्लांट बॉडी अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। और ऑप्शन में है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ऑल ऑफ दीज। तो वो है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन फिर अगर थोड़ा स्पेसिफाई आंसर, मतलब क्वेश्चन आ जाए, द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट अकर इन द प्लांट बॉडी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। और नीचे है ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। तो इसमें क्या है? सुक्रोज की शक्ल में ये ट्रांसलोकेशन होता है। तो जब ग्लूकोज बन जाते हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सुक्रोज में, फिर ये जो है ना कंसंट्रेटेड हो जाते हैं ये सेल, सारे मेसोफिल सेल। फिर ये जाइलम ऑफ द मिडरब से पानी लेता है। जाइलम ऑफ द मिडरब से जब पानी लिया तो इसका सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है, प्रेशर इसमें आ जाता है मेसोफिल सेल में। प्रेशर की वजह से ये सोल्यूशन डिफ्यूज हो जाते हैं इनटू कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जब बिल्ड अप हो जाते हैं, स्विल अप हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, तो फिर ये प्लाज्मोडेस्माटा है। ये जगह नहीं, ये पॉइंट टू बी नोटेड, द कनेक्शन बिटवीन द सीव ट्यूब एंड द कंपेनियन सेल। द कनेक्शन बिटवीन दिस सीव ट्यूब एंड दिस कंपेनियन सेल, दिस वन, ये नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये दिस कनेक्शन इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। इस प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए ये सोल्यूशन एंटर होगा इनटू सीव ट्यूब। जब सीव ट्यूब में आएगा तो सीव ट्यूब में प्रेशर डेवलप होगा, ये टर्जिड होगा, स्विल अप होगा, बिल्ज अप होगा,
उस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं। और फिर प्रेशर की वजह से ये खुराक ऊपर भी जा सकता है इस सीव ट्यूब के जरिए। ये सीव एरिया जो है परपोरेटेड एरिया चांदनी, नीचे भी जा सकता है। अगर नेक्स्ट नीचे सीव ट्यूब में कमी है तो नीचे जाएगा, साइडों पे अगर कमी है सेल में तो इसी पोर्स के जरिए, जिसको पेट्स कहते हैं, इसके जरिए जाएगा। इसका मतलब ये है ट्यूब टू ट्यूब। अगर क्वेश्चन आ गए ट्यूब टू ट्यूब, ट्यूब टू ट्यूब ट्रांसलोकेशन, ट्यूब टू ट्यूब ट्रांसलोकेशन अकर ड्यू टू, आंसर क्या होगा? ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर की वजह से ट्यूब टू ट्यूब ट्रांसलोकेशन होता है। तो मतलब इन ऑल डायरेक्शन द फूड मटेरियल विल बी ट्रांसलोकेटेड in all direction, in upward direction, in downward direction, in lateral direction. Due to which one process? Due to pressure. तो मेन चीज इसमें क्या है? प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। इसको इस वजह से कहा जाता है कि ये प्रेशर की वजह से ट्रांसलोकेशन इसमें होता है। और ये प्रेशर डेवलप्ड होता है ड्यू टू टेकिंग ऑफ वाटर। वाटर क्यों लेते हैं मेसोफिल सेल? क्योंकि इसमें सल्यूट ज्यादा होते हैं। फिर डाइल्यूट हो गया प्रेशर की वजह से खुराक सोल्यूशन की शक्ल में कंपेनियन सेल को आ गया। कंपेनियन सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए एंटर हो गए इनटू सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में जब प्रेशर आ गया, डेवलप्ड हो गया, टर्गर्ड हो गया। अब ये इन ऑल डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल, इन ऑल डायरेक्शन ट्रांसलोकेशन अकर, ट्यूब टू ट्यूब ट्रांसलोकेशन अकर ड्यू टू प्रेशर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन द प्लांट बॉडी। तो ये ट्रांसपोर्ट का किस्सा खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स ये इजी टॉपिक है। इसके सिर्फ तरीक़ाकार में बता रहा हूँ, फिर आप लोग बुक से ये देख ले। इस पर मैं इतना टाइम ज़ाया नहीं करता। जिस तरह इससे पहले दिया है होमोस्टेसिस इन प्लांट्स, तो उसमें 3 वर्ड दिया है, मतलब सोल्यूशन के टाइप बताया है। कल भी मैंने लेक्चर में किए थे। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक वो सोल्यूशन होता है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इस सेल में मोर वाटर है, मोर H2O, लेस सल्यूट, सल्यूट कम है, तो ये क्या हो गया? हाइपोटोनिक। और एक सेल ऐसा है मोर सल्यूट, लेस H2O, ये हाइपरटोनिक है। ये कौन सा है? हाइपरटोनिक। व्हेन आप लोगों के एमसीक्यूज इस तरह सकता है, व्हेन अ सेल कंटेन मोर वाटर एंड लेस सल्यूट, such a cell medium is known as what? Hypotonic medium या hypertonic, ये hypotonic है। And when a cell contain more solute and less water, such a cell medium is known as what? Hypertonic। और हमेशा के लिए always movement of water molecule will takes place from hypotonic to hypertonic, hypotonic to isotonic, isotonic to hypertonic, hypertonic to hypotonic। इस तरह क्वेश्चन होंगे कि हमेशा के लिए वाटर मॉलिक्यूल कौन से मीडियम से कौन से मीडियम को फ्लो करता है, तो हमेशा के लिए हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक को फ्लो करेगा। क्यों? हाइपोटोनिक में वाटर ज्यादा है, हाइपरटोनिक में वाटर कम है, इसमें सल्यूट ज्यादा है। तो जिसमें सल्यूट ज्यादा है इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल हाई है, इट विल टेक मोर वाटर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, तो ये पानी ज्यादा लेता है। सो ऑलवेज water molecule flow occur from hypotonic medium to hypertonic medium। क्लियर? अब नीचे इसके एक होते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक तो ऐसे मीडियम की both the medium have the same solute and water concentration is known as what? Isotonic। On the basis of water availability, all plants are categorized into hydrophytes, एक हाइड्रोफाइट्स है, मेसोफाइट्स, तीसरा है, सर ये मेसो बाद में है, जीरोफाइट्स, और तीसरा है मेसोफाइट्स, और लास्ट है हेलोफाइट्स। ये शॉर्टकट एमसीक्यूज के तरीके में बता रहा हूं, इतना डिटेल में नहीं जाते। हाइड्रोफाइट्स, तो यू नो अबाउट कि दोस प्लांट विच अगर इन एक्वेटिक मीडियम। हाइड्रोफाइट्स प्लांट जो है, हाइड्रोफाइट्स ये ऐसे प्लांट्स होते हैं कि या तो फुली वाटर में सबमर्ज होते हैं, डूबे होते हैं, या पार्शियली सबमर्ज होते हैं। हाइड्रोफाइट्स के
large surface area, no root and root hairs, abundant stomata. अब क्वेश्चन एमसीक्यूज किस तरह लिख दें? थ्योरी का मतलब ये नहीं कि मैं थ्योरी लिखूं, इसका एमसीक्यूज बता रहा हूं. In which of the following plants the leaves has a large surface area and abundant stomata occur, and more transpiration occur, and more taking up water occur? This is the property of A, B, C, D, hydrophytes. Which one plant has no root and root hairs? Hydrophytes. इसी तरह क्वेश्चन बुक में ये रीड कर ले, इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं. फिर इसके एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल मैं नहीं लिख रहा, सुन ले, बता रहा हूं मैं, बहुत इजी है, बुक में जो दिया है वही याद कर ले. एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफाइट्स, वेल्सनेरिया, पोटामोजेटन, हाइड्रेला. पोटामोजेटन, वेल्सनेरिया, हाइड्रेला. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफाइट्स? अगर ये तीनों दिया है तो ऑप्शन डी ऑल, और अगर इन तीनों में से एक दिया है ए बी सी डी में एक ऑप्शन, तो वही आप लोगों ने क्लिक करना है. तो एग्जाम्पल याद करना है, पोटामोजेटन, हाइड्रेला, वेल्सनेरिया. द सेकंड वन इज जीरोफाइट्स. जीरोफाइट्स का कैरेक्टर ये है कि ये ज़िरिक कंडीशन में होता है. जीरोफाइट्स मीन द प्लांट विच अकर इन ज़िरिक कंडीशन. ज़िरिक कंडीशन किसे कहते हैं? अकर इन ज़िरिक कंडीशन. ज़िरिक कंडीशन का मतलब ये है विच अकर इन ड्राई कंडीशन, इन स्केंटी ऑफ वाटर, पानी की किल्लत में होता है, डिजर्ट्स में होता है, जहां पे पानी का कमी होता है. जीरोफाइट्स का कैरेक्टर आप लोग ये याद रखेंगे कि leaves small size, thick cuticle upon leaves, having spines, deep and surface feeder रूट सिस्टम. ये सारी चीजें बुक में लिखा है. अब अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर ऑफ जीरोफाइट्स? कौन से जीरोफाइट्स के कैरेक्टर है? इसके तो और भी बहुत सारे कैरेक्टर है, तो आप लोगों ने देखना है कि ये कई हाइड्रो या म्यूजो के कैरेक्टर तो नहीं दिए. तो जीरोफाइट के मेन प्रोमिनेंट कैरेक्टर है कि इसके लीव्स स्मॉल साइज होते हैं, या बाद में लीव्स एब्सेंट होते हैं, और इसके लीव्स अगर है तो इसके ऊपर थिक क्यूटिकल होता है, और इसके ऊपर स्पाइन्स होते हैं, कांटे, खार, उबार होते, कांटे, और इसके रूट डीप होते हैं, डीप एंड एज विल एज सरफेस रूट भी होते हैं और डीप रूट भी होता है. स्टोमेटा बहुत कम होता है नंबर में, और जो अवेलेबल है वो भी एपिडर्मिस के अंदर सनकन होता है, घुसा पड़ा होता है. तो मीन जब स्टोमेटा एपिडर्मिस के अंदर है, सनकन है, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपायरेशन इससे कम होगा. सनकन स्टोमेटा एंड लेस इन नंबर इज द कैरेक्टर ऑफ हेलो, मीजो, जीरो, हाइड्रो, जीरोफाइट्स. Abundant spines and small size leaves is the character of which one plant? Xerophytes. Example, aloe vera, aloe vera barbadensis, aloe vera, Calotropis procera, Ziziphus bera, Opuntia zucum, जैतून, गुरगुरे चौथवाई, ओलियोकस पेडेटा, जैतून, गुरगुरा जो है उसको, खैर ये आप लोगों के बुक में नहीं है, गुरगुरा आप लोगों के बुक में रस्कस और कैलोट्रापस और इकेशिया मोडेस्टा कीकर, एलोवेरा, ओपनशिया, कैक्टस, ये स्पीशी आप लोगों के बुक में दिया है, तो आप लोगों ने याद रखना है. और मीजोपाइट्स प्लांट, वो प्लांट विच अकर इन एवरेज कंडीशन ऑफ वाटर, नॉट सो मच ड्राई एंड नॉट सो मच वेट, तो एवरेज कंडीशन ऑफ वाटर में होता है. और मीजोपाइट्स प्लांट में ये प्रॉपर्टी है कि इसका अपने ऊपर स्टोमेटा के ऊपर ये कंट्रोल होता है कि जब पानी का लेवल कम होता है स्टोमेटा को क्लोज करता है, और जब प्लांट बॉडी के अंदर पानी का लेवल ज़्यादा होता है तो इट ओपन द स्टोमेटा. तो ये ज़रा अच्छे किस्म के प्लांट्स होते हैं. ये आम नॉर्मल प्लांट है, जिस तरह सिट्रस प्लांट है, माल्टे वगैरह, ये आम अलूचा, खुरमानी, मैंगो या कोई और प्लांट्स है, ये
मतलब शाहतूत वगैरह, इलियंटस, शंडई चौथवाई, ये आम कॉमन प्लांट्स है। और हेलोफाइट्स हमारे साथ वो प्लांट है जो सेलाइन कंडीशन में होते हैं, साल्टी मीडियम में होते हैं। द प्लांट विच अकर इन सेलाइन कंडीशन इन साल्टी मीडियम इज नोन एज व्हाट? हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट है कि इसमें भी जीरोफिटिक कैरेक्टर है। तो आप हैरान होंगे, ये समंदर के साइडों पे ग्रो करता है और ये जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं। क्यों? रीजन ये है कि समंदर के पानी में साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जब साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इस प्लांट के अंदर पानी के लेवल कम होते हैं, साल्ट ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी ये वही साल्टी वाटर लेता है। तो ये साल्ट टॉलरेटर है, साल्ट लावर नहीं है। अगर आप लोग इसी प्लांट को उठा के म्यूजिक कंडीशन में ले आए और प्लांटेड कर ले, अच्छी तरह ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप लोग हाइड्रो या जीरो या मीजो को ले लें, समंदर के साइड पे ग्रो कर ले, वो उधर खत्म हो जाएगा। क्योंकि साल्ट टॉलरेटर कैपेबिलिटी, साल्ट टॉलरेटर प्रॉपर्टी अकर इन विच वन प्लांट? एमसीक्यूज अजीब। साल्ट टॉलरेटर कैरेक्टर, साल्ट टॉलरेटर कैरेक्टर अकर इन विच वन प्लांट? हाइड्रो, जीरो, मीजो, हेलो। बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? हेलो। और इस पे भी स्पाइन्स होते हैं। और ये जनाब मैंग्रो टाइप ऑफ वेजिटेशन बनाते हैं, बुशी टाइप ऑफ वेजिटेशन बनाता है ओशन के साइडों पे, उसको कहते हैं मैंग्रो टाइप ऑफ वेजिटेशन। विच वन इज जनरली नोन एज मैंग्रो टाइप ऑफ वेजिटेशन? हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स का एग्जाम्पल है साल्सोला, राइजोपोरा। कौन सा एग्जाम्पल है? साल्सोला और राइजोपोरा। सो दैट इज ऑल अबाउट दी हाइड्रो, जीरो, मीजो, और ये एग्जाम्पल जरूर याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे साथ एडाप्टेशन ऑफ प्लांट टू द लो एंड हाई टेम्परेचर। एडाप्टेशन ऑफ प्लांट टू द लो एंड हाई टेम्परेचर, यानी प्लांट लो और हाई टेम्परेचर के साथ किस तरह अपने आप को एडाप्ट करता है। ये जहन में याद रख ले। 2-3 कैरेक्टर है इसमें कि हाउ द प्लांट एडाप्ट देमसेल्व्स टू द लो एंड हाई टेम्परेचर। सेम वही चीज है। लो टेम्परेचर वाले मतलब जो प्लांट अल्पाइन एरियाज में होते हैं, कागान नारान से ऊपर भी पहाड़ों में जो टेम्परेचर बहुत लो होता है, अल्पाइन एरिया, एक्सट्रीम हाई अल्टीट्यूड पे, तो वो प्लांट अपने आप को किस तरह लो टेम्परेचर के साथ एडाप्ट करते हैं। बुक में ये चीज लिखा है, देख ले। थिक बार्क अपॉन द ब्रांचेस एंड स्टेम। जिस तरह हम सर्दियों में अपने ऊपर कंबल डालते हैं, अल्लाह ताला ने उसी प्लांट के स्टेम और ब्रांचेस के ऊपर थिक बार्क पैदा किया है, जिसको चिल टेम्परेचर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द सेकंड वन, शॉर्ट लाइफ साइकिल, यानी जब बर्फबारी का मौसम आता है तो उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप लोग कहते हैं कि सर ये अब क्या कह रहे हैं, कागान नारान में तो बड़े बड़े फॉरेस्ट है, वो तो सर्दियों गर्मियों, वो जनाब ये मैंने जो लिखा कि शॉर्ट लाइफ साइकिल, ये हर्बेशियस प्लांट की बात कर रहा हूँ। छोटे जड़ी बूटियाँ, जो बड़े प्लांट है वो तो ग्रो करते हैं, अगर छोटे सीडलिंग उससे ग्रो किया तो वो बर्फ में दब जाते हैं, फिर दोबारा जब बर्फ खत्म हो जाते हैं फिर ग्रोथ स्टार्ट करता है। तो शॉर्ट लाइफ साइकिल, छोटे हर्बेशियस प्लांट का लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है और मई जून में शुरू होता है, अगस्त के एंड में उसका सीड कंप्लीट हो गया है, फिर प्लांट खुश्क होता है, खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा उसके सीड जो साइल में पड़े होते हैं वो स्टार्ट करता है। तो शॉर्ट लाइफ साइकिल, थिक bark upon the stem and branches, and chemical changes in the cell composition to prevent ice crystal formation. So these are the 3 characters. Once again sun le, which of the following are the character by means of which the plant are adapted to the low temperature? या इस तरह question, adaptation of plant to the low temperature is which of the following? Yeah, which of the following are the adaptation of plant to the low temperature? Thick bark, short life cycle, chemical changes in the cell composition to prevent ice crystal formation. Option D, all of above. और हाई टेम्परेचर के साथ किस तरह प्लांट अपने आप को एडाप्ट करते हैं, तो वो तो ये जीरोपिटिक कैरेक्टर है कि मतलब प्लांट के ऊपर स्पाइन्स होते हैं, लीव्स थिक क्यूटिकल इसके ऊपर होता है, लीव्स छोटे होते हैं, या अगर लीव्स है भी नहीं तो प्लांट के ऊपर स्पाइन्स होता है, प्लांट अपने अंदर वाटर स्टोर करता है, और जो ब्रांचेस का किनापी होता है उसके नीचे मतलब साया होता है, तो इर्द गिर्द जितने साइल होता है उससे ट्रांसपायरेशन नहीं होता, तो प्लांट बॉडी को वही पानी मिलता है और साइल से एब्जॉर्ब करता है। तो मतलब जो कैरेक्टर इसके हैं तो जीरोफाइट्स के हैं, तो वही कैरेक्टर है कि एडाप्टेशन ऑफ प्लांट टू द हाई टेम्परेचर के मतलब सरफेस फीडर रूट भी होते हैं जो मामूली बारिश होते हैं पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर डीप
रूट भी होता है तो बहुत दूर से भी पानी खींचता है। नेक्स्ट एक्चुअल टॉपिक हमारा शुरू होता है सपोर्ट इन प्लांट। सपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स की भी सपोर्ट की जरूरत होता है। जिस तरह इंसान या एनिमल के बॉडी को सपोर्ट देता है, अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज व्हिच इज नोन एज व्हाट स्केलेटन, टू व्हिच द मसल्स आर अटैच्ड, इज नोन एज व्हाट स्केलेटन इज द सपोर्टिव थिंग। इसी तरह प्लांट बॉडी के अंदर तो खैर स्केलेटन नहीं है, लेकिन इसके अपने सपोर्टिव टिश्यू है। तो इसके अपने सपोर्टिव टिश्यू कौन से है? 3 किस्म के टिश्यू जो सपोर्ट देता है। पेरेन्काइमेटस, पेरेन्काइमेटस टिश्यू, कोलेन्काइमेटस, कोलेन्काइमेटस टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, कोलेन्काइमेटस टिश्यू, पेरेन्काइमेटस टिश्यू। ये पेरेन्काइमा सेल से जो टिश्यू बना है उसको क्या कहते हैं? पेरेन्काइमेटस। पेरेन्काइमेटस। Parenchymatous tissue. Parenchyma cells are living cell and thin wall cell. Parenchyma are living cell, thin wall cell. ये parenchyma cell living cells है, thin wall cells है। parenchyma cell plant body में कहाँ पे होता है? Occurrence of parenchyma cell in the plant body cortex में होता है। parenchyma cell occur in MCQs फॉर्म में लिख ले ऑप्शन ए में सब कुछ लिख ले। cortex, pericycle, endodermis, pith, pith of the root and stem, ये सारे अंडरग्राउंड टिश्यू है। मेसोफिल, टिश्यू ऑफ लीफ, फ्रूट्स के फ्लिशी पार्ट्स में भी होता है और एंडोस्पर्म में भी होते हैं। सीड एंडोस्पर्म में, सीड एंडोस्पर्म, सीड एंडोस्पर्म फ्रूट्स में भी होते हैं, खुराक स्टोर करते हैं। 1 सेकेंड, पूरा लिस्ट मैंने दिया। पेरेन्काइमेटस टिश्यू यानी पेरेन्काइमा सेल आकर, क्वेश्चन आप लोग इस तरह लिख लें, पेरेन्काइमा सेल्स आकर इन, इसका आंसर ये होगा बेस्ट ऑप्शन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल। 1 सेकेंड, कॉर्टेक्स, pericycle, endodermis, pith, central portion of the stem and root internal structure is known as what? Pith. Mesophyll tissue of the leaf, seed, endosperm, fruits. In all these parts, parenchyma cell occur and the part and the function of the parenchyma cell to store food material. Clear? पेरेन्काइमा सेल जब प्लांट के हर्बेशियस लीव्स जो होते हैं, मतलब जो हर्बेशियस पार्ट्स होते हैं, बाज वुडी प्लांट्स के जो बड़े बड़े लीव्स होते हैं हर्बेशियस या हर्बेशियस प्लांट्स, पूरा प्लांट जब हर्बेशियस होता है तो उसको सपोर्ट कौन देता है? प्रेशर ऑफ टर्गर, प्रेशर ऑफ द पेरेन्काइमा। टर्गर प्रेशर ऑफ द पेरेन्काइमा सेल खुराक भी स्टोर करते हैं, वाटर भी स्टोर करते हैं, लेकिन टर्गर प्रेशर ऑफ द पेरेन्काइमा सेल इन हर्बेशियस पार्ट्स ऑफ द वुडी प्लांट्स and in herbaceous plant support is the job of parenchyma cell। ये parenchyma cell जब पानी लेता है इसमें टर्गर प्रेशर डेवलप होता है, उस टर्गर प्रेशर की वजह से हर्बेशियस प्लांट को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हर्बेशियस प्लांट में तो अदर सपोर्टिव सेल नहीं होता, उसको सपोर्ट कौन देता है? तो parenchyma cell provide support to the herbaceous plant। parenchyma cell provide support to herbaceous plants। हर्बेशियस प्लांट को तो टोटली ये सपोर्ट देता है, लेकिन जो प्लांट हर्बेशियस नहीं है, वुडी प्लांट्स है, तो वुडी प्लांट्स के भी जो हर्बेशियस पार्ट्स होते हैं, इस तरह शातूत देख ले, शातूत तो वुडी प्लांट्स है, लेकिन शातूत जब वुडी प्लांट्स है, लेकिन इसी वुडी प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो तो सॉफ्ट होते हैं, हर्बेशियस, उसी लीव्स को भी सपोर्ट कौन देता है? पेरेन्काइमा सेल देता है।
कौन से रहते हैं? पेरेन्काइमा सेल। क्लियर जी? तो अब इसके फंक्शन देख ले। पेरेन्काइमा सेल का फंक्शन सपोर्ट देता है, फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है, रिस्पायरेशन करता है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर फंक्शन। लेकिन सपोर्ट के लिहाज से, क्योंकि टॉपिक हमारा सपोर्ट है, तो पेरेन्काइमेटस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द हर्बेशियस प्लांट्स as well as to the herbaceous parts of the woody plants, higher woody plants. Clear? एक और चीज, ये पेरेन्काइमा सेल बाज टाइटली अरेंज होते हैं, स्पेस नहीं होते, बाज में स्पेसेस होता है, जिसमें स्पेसेस होते हैं उसको क्या कहते हैं? एरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सेल हैविंग स्पेसेस नोन एज व्हाट? AEREN, एरेन्काइमा, एरेन्काइमा। ओके जी। द नेक्स्ट वन इज द collenchymatous tissue. Collenchyma. Collenchyma ग्रीक वर्ड से निकला है कोला। कोला मीन ग्लू, ग्लिसनिंग, यानी collenchyma derived from ग्रीक वर्ड कोला। कोला मीन ग्लू, ग्लिसनिंग, चमकते हुए। मतलब यह है जो अर्ली स्टेज में जो collenchyma सेल्स होता है, उस collenchyma सेल को जो है ना, सेलवाल जो होता है वो ग्लिसनिंग सेलवाल होता है। उसे ग्लिसनिंग सेलवाल की वजह से collenchyma सेल को क्या दिया है नाम? कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा सेल ये एज कंपेयर टू पेरेन्काइमा थिक वॉल्ड होते हैं, लेकिन इतना थिक वॉल्ड नहीं है। कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेन्काइमा से ये जरा थिक वॉल होते हैं। बाकी मॉर्फोलॉजी में ये तकरीबन पेरेन्काइमा की तरह है। बाज बॉटनिस्ट तो दोनों को सेम चीज कंसिडर करते हैं, लेकिन फिर इसका अकरेंस और मॉर्फोलॉजी में थोड़ा डिफरेंस है। पेरेन्काइमा सेल का सेलवाल जो होता है, पेरेन्काइमा का सेलवाल यूनिफॉर्मली थिन सेलवाल होता है। कोलेन्काइमा का सेलवाल अनइवन होता है, यानी यूनिफॉर्म नहीं होता। और कोलेन्काइमा का सेलवाल एज कंपेयर टू पेरेन्काइमा जरा थिक वाल होता है। कोलेन्काइमा सेल प्रोवाइड सपोर्ट टू, ये सपोर्ट किसको देता है पेरेन्काइमा सेल? इट प्रोवाइड सपोर्ट टू, ऑप्शन में लिख ले, ग्रोइंग प्लांट बॉडी, प्रोवाइड सपोर्ट टू द ग्रोइंग प्लांट बॉडी, इसमें लिख ले प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी and growing organ of the plant. Option C, both A and B. So the best option will be both A and B. मतलब it provides support, कोलेन्काइमा सेल provide support to, यानी ये किसको support देता है? Primary plant body and growing organ of the plant. तो both A and B will be the best option. अब इसका site of occurrence जरा मैं लिखता हूं। कोलेन्काइमा सेल साइट ऑफ अकरेंस, एमसीक्यू फॉर्म में लिख ले, कोलेन्काइमा अकर इन, तो अकर इन पेटियोल, पेडिसल, पेडंकल। पेडिसल पेडंकल मैंने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किया। Petiole is the stalk of leaf, pedicel is the stalk of flower, peduncle is the stalk of inflorescence. Above and below midrib, midrib जो होता है ये लीफ के सेंटर पे जो मेन वेन होते हैं उसको क्या कहते हैं? मिडरिब इसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मिडरिब। और तीसरा ऑप्शन लिख ले, लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन, लीफ के जो साइड होते हैं ये थोड़ा सख्त होते हैं, तो उसमें ये कोलेन्काइमा। ऑप्शन डी आल। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? आल। तो अगर क्वेश्चन आ गया कोलेन्काइमा सेल अकर इन, तो ऑल ऑफ दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। पेटियोल, पेडिसल, पेडंकल। ऑप्शन बी अबाव एंड बिलो द मिडरिब, मिडरिब के ऊपर और नीचे दोनों साइड पे। लीफ मार्जिन, ऑल ऑफ अबाव इज द बेस्ट ऑप्शन। कोलेन्काइमा सेल का सेलवाल का थिकनिंग जो होता है ये मुख्तलिफ होता है
और सेल वॉल थिकनिंग के बेस पे कोलनकाइमा सेल कितने किस्म के हैं? कोलनकाइमा सेल आर 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। टाइप्स कौन से हैं? इन्यूलर, लेमिलर, एंगुलर, लेक्यूनर। अब इसके एमसीक्यूज किस तरह आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग ऑफ सेल वॉल कोलनकाइमा सेल आर ऑफ डैश टाइप। तो डैश टाइप में क्या लगा दे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो ऑप्शन डी विल बी द बेस्ट ऑप्शन 4। और अगर क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ कोलनकाइमा सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ कोलनकाइमा सेल, तो ऑप्शन में लिखा होंगे ऑप्शन ए लेक्यूनर, या इधर लिखा होगा ऑप्शन ए इन्यूलर, ऑप्शन बी लेमिलर, ऑप्शन सी एंगुलर एंड लेक्यूनर। तो ऑप्शन डी विल बी द बेस्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? सो दिस ऑल अबाउट द कोलनकाइमा। तो मतलब पेरेन्काइमा तो सपोर्ट देता है हर्बेशियस प्लांट्स को और हर्बेशियस पार्ट्स ऑफ द वुडी प्लांट्स को। यार जो बड़े बड़े वुडी प्लांट्स है उसके लीव्स, जो हर्बेशियस लीव्स है, उसको सपोर्ट कौन देगा? पेरेन्काइमा। लेकिन कोलनकाइमा इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी जो अभी ग्रो कर रहे हैं, सीड से प्लांट बन रहे हैं उसमें, और ग्रोइंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो अगर क्वेश्चन आ गया टू द ग्रोइंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट एंड प्राइमरी प्लांट बॉडी, इधर इसी एमसीक्यूज के जो ऑप्शन है इससे स्टेटमेंट बनाए, टू प्राइमरी प्लांट बॉडी एंड ग्रोइंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट, टू प्राइमरी प्लांट बॉडी एंड ग्रोइंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट support is provided by parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. All of these, none of these, collenchyma. Clear? अब लास्ट वन है sclerenchyma. sclerenchymatous tissues sclerenchyma से निकला है और बने हैं। sclerenchyma sclerus से निकला है। sclerus का मतलब है हार्ड, सख्त। ये अर्ली स्टेज में तो लिविंग होते हैं, लेकिन बाद में इतने ज्यादा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन हो जाता है कि ये डेड हो जाता है। ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं, दे आर द मेन सपोर्टिव सेल्स इन वुडी प्लांट्स आर SCLERAN, sclerenchyma, sclerenchymatous cells, yeah, sclerenchyma cells. Sclerenchyma is the main supportive cell in the woody plants. ठीक है? ये sclerenchyma cells जो होते हैं अर्ली स्टेज में लिविंग होते हैं, लेकिन बाद में ये डेड हो जाता है। अब ये sclerenchyma जो है ये 2 किस्म का है। टाइप्स कितने हैं? 2 हैं। One is known as what? Fibers, and the second one is scleroids. Fibers जो होते हैं ये लंबे लॉन्ग होते हैं। फाइबर्स थ्रेड लाइक होते हैं, सारे प्लांट्स में होते हैं सपोर्ट के लिए। लेकिन फाइबर्स जो होते हैं ये फर्दर 2 किस्म के हैं। एक होते हैं जाइलरी फाइबर्स, जाइलरी फाइबर्स का मतलब यह है कि जो जाइलम में होता है, और एक होता है एक्स्ट्रा जाइलरी। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स वो होते हैं जो जाइलम से आउट होते हैं। इसको दूसरा नाम दिया है बेस्ट फाइबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेस्ट फाइबर्स विच अकर इन द जाइलम, विच अकर इन द जाइलम, विच अकर इन द स्टेम वगैरह, इस तरह ऑप्शन। तो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर या बेस्ट फाइबर आर दोस फाइबर्स विच अकर आउटसाइड द फाइबर द जाइलम। जाइलम से बाहर जो फाइबर्स होता है उसको एक्स्ट्रा जाइलरी कहते हैं। फिर ये 2 किस्म के हैं फर्दर। फ्लोएम फाइबर जो फ्लोएम में होते हैं, और कार्टिकल फाइबर जो कार्टेक्स में होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आप लोगों को आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ फाइबर्स, और ऑप्शन में दिया है जाइलरी फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, कार्टिकल फाइबर्स, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव।
या which of the following are generally known as bast fibers? The fibers which occur in the phloems, the fiber which occur in the cortical. Option C, both A and B. क्योंकि जो फाइबर्स फ्लोएम में होते हैं, कार्टिक्स में होते हैं, उसको बेस्ट फाइबर कहते हैं। या ये एमसीक्यूज दूसरे अंदाज में भी दे सकता है। The fibers which occur outside the xylem is generally known as dash. The fibers which occur outside the xylem is generally known as what? The fibers which occur outside the xylem is known as what? Bast fiber या extraxillary fibers. फाइबर्स तो प्लांट बॉडी में सपोर्ट देता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं कि वो कमर्शियल पर्पस के लिए फाइबर्स देते हैं और वो क्लॉथ मिल्स में, कपड़ों के कारखानों में इस्तेमाल होते हैं और मुख्तलिफ जगहों में ये सेक्स बोरिया बनाते हैं, इससे रूप बनाते हैं, रस्सियाँ, धागे, मुख्तलिफ चटाइयाँ, कपड़े, चादर, मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो व्हाट आर द नेम ऑफ दोज प्लांट विच प्रोड्यूस कमर्शियल फाइबर्स? कमर्शियल फाइबर्स बुक में ये येलो कलर के टिडबिट में दिया है। कमर्शियल फाइबर्स आर obtained फ्रॉम, ऑप्शन में दे रहा हूं, लिनम यूसीटेटिसिमम, इसका नाम है लिनम यूसीटेटिसिमम फ्लेक्स पटसन। ये नाम याद रख ले, प्रोनाउंसिएशन ये बुक में है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा। लिनम यूसीटेटिसिमम फ्लेक्स। द सेकंड वन इज Cannabis sativa, Cannabis sativa, जिसको पश्तो में कहते हैं बंग, बंगुलेवा नेकलम जानाना, Cannabis sativa। और एक और है, इसको जनरली हम कहते हैं हेम्प। Cannabis sativa का दूसरा नाम क्या है? हेम्प। जनरली इसको कहते हैं हेम्प। और ऑप्शन सी एक और प्लांट भी है, उसका नाम है कोरकोरस कैप्सुलरिस, कोरकोरस कैप्सुलरिस जीवटो। बुक में लिखा भी है, लेकिन खैर मैं लिख रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा याद हो जाए। बोमीरिया नीविया, BOEHMERIA, बोमीरिया नीविया, नीविया क्रीम नहीं है, ठीक है, प्लांट का नाम है बोमेरिया नीविया। रेमी। ऑप्शन ई में मेंशन करूंगा आल, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई विल बी द बेस्ट ऑप्शन, आल ऑफ दीज। ठीक है जी। तो क्वेश्चन मेरा ये है, लिनम यूसीटेटिसिमम, Cannabis sativa, कोरकोरस कैप्सुलरिस, बोमेरिया नीविया, ऑल ऑफ दीज आर द प्लांट्स विच प्रोड्यूस कमर्शियल फाइबर्स। और इसमें मजे की बात ये भी सुन ले, आप लोगों के लिए तो खैर मजे की नहीं है, आप लोग तो इसको अजीब समझेंगे कि ये पता नहीं क्या बलाएं हैं। इसके बुक में ये बोटानिकल नेम दिया है, तो आप लोगों के लिए मुसीबत ये बनाया है कि सपोज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, द बोटानिकल नेम ऑफ फ्लेक्स लिनम यूसीटेटिसिमम, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। या लिनम यूसीटेटिसिमम इज द बोटानिकल नेम ऑफ, नीचे ऑप्शन में एक होगा फ्लेक्स, हेम, ज्यूट, रेमी, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? फ्लेक्स। तो इस तरीके से आप लोगों ने उसको याद करना है। इस वजह से ये मुश्किल लगता है कि बोटानिकल नेम और कॉमन नेम दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। द लास्ट वन इसी लेक्चर में ये स्क्लेरॉइड्स को एक्सप्लेन करता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मजीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर फिर लंबा हो जाता है, आप लोग फिर नहीं देख सकते। स्क्लेरॉइड्स जो होते हैं उसको स्टोन सिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टोन सिल। बहुत ज्यादा हार्ड होने की वजह से इसका नाम क्या दिया है? स्टोन सिल। और ये कहां पे होता है? स्क्लेरॉइड्स अकर इन, पूरा लिस्ट है, कार्टिक्स में भी होता है, वुडी प्लांट्स के कार्टिक्स में, शेल्स ऑफ नट्स में होता है। शेल्स ऑफ नट्स का मतलब है अखरोट और बादाम का जो आउटर कवर होता है
कितना सख्त होता है। शेल्स ऑफ नट कंसिस्ट ऑफ स्क्लेराइड्स। बास फ्रूट के अंदर जो एंडोकार्प होता है, एंडोकार्प ऑफ फ्रूट, मैंगो का अगर आप लोग खाते हैं, पहले छिलका हटाते हैं, फिर आप लोग फ्लिशी पार्ट्स खाते हैं, फिर सेंटर में एक सख्त जगह आते हैं जिसको आप लोग क्या कहते हैं कि ये इसका सीड है। सीड नहीं, इस तरह वुडी कवर होता है, उस वुडी कवर के अंदर सीड होता है। द वुडी कवर ऑफ मैंगो सेंटर में जो होता है, एंड द वुडी कवर इन द सेंटर ऑफ प्लम अलूचा, एंड द वुडी कवर इन द सेंटर ऑफ एप्रिकॉट खुरमानी। इस तरह शप्तालू, खुरमानी, अलूचा, मैंगो, इन चारों चीजों के सेंटर में जो वुडी कवर होता है जिसके अंदर सीड होता है, इसको क्या कहते हैं? एंडोकार्प ऑफ फ्रूट। ये एंडोकार्प ऑफ फ्रूट भी किस चीज से बना है? स्क्लेराइड से बना है। तो कितना सख्त होता है। और सीड कोट में भी होता है। किस चीज में होता है? सीड कोट में। तो मीन अगर आप लोगों को एमसीक्यूज आ गया स्क्लेराइड्स या स्टोन सेल बहुत सख्त होने की वजह से स्टोन सेल अकर इन ऑप्शन में ये सारे दिए होंगे, या एक ही ऑप्शन में, या दो ऑप्शन में, या तीन ऑप्शन में, तो फिर अगर तीनों ऑप्शन में ये सारे पुट अप किया है तो फिर ऑप्शन डी विल बी द बेस्ट ऑप्शन। या इससे अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, एंडोकार्प ऑफ फ्रूट कंसिस्ट ऑफ विच वन सेल? स्टोन सेल। सीड कोट कंसिस्ट ऑफ shells of nut is made of cortex contain which one of the following sclerenchyma cell? फाइबर से स्क्लेराइड है, तो कौन से? स्क्लेराइड। सो दीज आर द बेस्ट ऑप्शन। ये आप लोगों के बुक में कवर दिया है। शूट्स ऑफ होया कार्नोसा, थ्योरी में लिखा है होया कार्नोसा वैक्स प्लांट है। शूट्स ऑफ होया कार्नोसा, उसमें भी ये स्क्लेराइड्स होता है। और ये एप्पल और पायरस कम्युनिस, बुक में आप लोगों के लिखे पायरस कम्युनिस, थ्योरी में लिखा है। नाशपाती, नाशपाती के सेंटर में भी जो एंडोकार्प होते हैं थोड़ा सख्त होता है, इतना सख्त नहीं होता जिस तरह मैंगो का होता है, लेकिन थोड़ा बहुत सख्त होता है। तो पायरस कम्युनिस और होया कार्नोसा के शूट में भी क्या होता है? पायरस कम्युनिस के एंडोकार्प और शूट्स ऑफ होया कार्नोसा, उसमें भी ये स्टोन सेल्स होता है। इंशाल्लाह द नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लान में डिस्कस करना है। अल्लाह हाफिज़।